नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीटेट 2024 की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है आपका 3 जनवरी 2022, उसके अंदर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे उनको सोल्व करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? तो पहले का जो राइट आंसर है वो है आपका विकासात्मक कार्य। क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका वो है राइट ऑप्शन। सेकंड, विकास वे शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो सेकंड का जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। ये आपका राइट। तीसरा क्वेश्चन है, कथन ए संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल अवस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। रख दिया गया है, मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख कर। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से देख के बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत। यानी तीसरे का चौथा ऑप्शन है जो ये राइट। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य राजस्थान रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में खालिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका तीसरा, मीडिया ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? तो जो राइट ऑप्शन है वो है आपका मूर्त सक्रियात्मक। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है क्या कहलाती? नकल उतारने जैसा व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समावेशन, संतुलीकरण। तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है संतुलीकरण। तो फोर्थ ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह है इसका उदाहरण? पाठ, प्रतिवर्तन, क्रमबद्धता, प्रतिपादक अध्यापन। तो ये है आपका ऑप्शन फर्स्ट, पाठ। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? तो किसने कहा ये कहा है लेव वाइगोत्स्की ने कहा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के मुख्य आलोचना क्या है? कि उसके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गुण है। उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो मूवे का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट है। तो उसके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गुण है। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? तो जो है व्यवहारिक, ये इसकी नहीं है, ये इसका राइट है। इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? विविध स्पष्टीकरण, रटकर यादकरण और शब्द पुनरावृत्ति, पुरस्कार और दंड, बार बार वेदन और अभ्यास। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, विविध स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। तो ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में क्या कहा गया है कि कम संभावना कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। पहले राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आंकलन के क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही है, यानी कि बी, सी और डी। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। गत्यात्मक मूल्यांकन का समझने में सहायता करता है। बच्चों का बौद्धिक स्तर, समकक्षों की तुलना में छात्रा का संबंधित पद, बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं कि बच्चा सामान्य नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं है। तो बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकता, ये है इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन तीसरा इसका राइट ऑप्शन। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? क्या करने से बचना चाहिए? अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, बाल केंद्रित होनी चाहिए अध्यापक। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं कर देना, विद्यार्थियों को शैक्षणिक सुविधा प्रदान करना, विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए अवसर देना। तो ये गलत है, ये नहीं। एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकार। सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है, ये गुण में से किसके संकेत करता है? किसका संकेत करता है? अवधान न्यूनता, अति सक्रियता स्वीकार के। पहला ऑप्शन है इसका राइट। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? उस उक्त बोलने से उस उक्त वक्त बोलने से बचना है जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है, वे किसे समृद्ध करती है? तो किसे करती हैं? सृजनात्मकता को। सेकंड ऑप्शन है जो इसका राइट ऑप्शन। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या है? उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सहायता देनी चाहिए, इसका राइट। कथन, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। तो दोनों जो ए और आर को पढ़कर आपने बताना है कि भी कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, ये ऑप्शन 3 इसका राइट हो। विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? तो किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? विद्यार्थी विद्यालयों में स्वयं को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करे। 23वां फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? राइट ऑप्शन। किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलित का वर्जन। सम्मिलित का वर्जन, फोर्थ पॉइंट है उसका राइट। निम्नलिखित अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? देना चाहिए संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं? रुचि। निम्नलिखित में कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? तो कौन सा रहेगा? निराशा।
एक कक्षा में जल संप्रत्या पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? सांस्कृतिक संदर्भ, ऑप्शन 3 इसका राइट। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा यदि क्या किया जाए? यह संदर्भित रूप में हो। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन। ये थे आपके जो 3 जनवरी 2022 के अंदर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।